बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन बोर्ड के पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है स्टेबल न्यूक्लियाई। तो वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं करते उन्हें हम स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देंगे। तो डेफिनेशन में मैंने यही लिख रखा है, दोज न्यूक्लियाई विच डज नॉट emit radiation naturally is known as stable nuclei। मतलब ये है स्टूडेंट कि वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं करते उन्हें हम स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देंगे। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है सोडियम। तो आ गया है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होना चाहिए 11 और उसका एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए 23। अब इसकी स्टूडेंट कंडीशन होती है स्टेबल न्यूक्लियाई। तो वो कंडीशन ये है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक हो तो वो भी स्टूडेंट स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। एक बार फिर सुन ले कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 to 82 हो तो वो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। तो एमसीक्यूज बन सकता है कि स्टेबल न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो 1 से 82 होंगे। तो एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते हो उन्हें हम नाम देंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। डेफिनेशन इजी सी है, दोज न्यूक्लियाई विच विच इमिट्स रेडिएशंस नेचुरली इज नाउन एज अनस्टेबल न्यूक्लियाई। मतलब ये है कि वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो उन्हें हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देंगे। एक बार फिर सुन ले स्टूडेंट कि वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते हैं उन्हें हम नाम देंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। अब आप इसकी जो एग्जांपल है वो लिख के आएंगे। रेडियम, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 और एटॉमिक मास नंबर 226। तो ये एग्जाम्पल है। अगर स्टूडेंट एग्जाम में ये आ जाए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रॉपर लिख के आना है, फिर आपको एग्जामिनर नंबर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 से ग्रेटर होता है। दोबारा सुने कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होगा, या आप ये कहते हैं कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। मैंने ये लिख रखा है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट रेडियो आइसोटोप्स को मैं बिल्कुल इजी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, स्टेबल न्यूक्लियाई जो होती हैं वो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते हैं। जब स्टूडेंट मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम पार्टिकल्स की स्टेबल न्यूक्लियाई पर बम्बारमेंट करूंगा तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस को इमिट करेगा। एक बार फिर सुन ले, जब मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हीलियम पार्टिकल्स की किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पर बम्बारमेंट करूंगा तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो स्टूडेंट उसको हम नाम देंगे रेडियो आइसोटोप्स का। तो आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख के आएंगे, द स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी चेंज इनटू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग विद protons, neutrons or alpha particles. Such elements emits radiation. These elements is called radioisotopes। इसका मतलब ये है स्टूडेंट
जो स्टेबल या फिर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब स्टूडेंट्स उन पर बम्बारमेंट की जाती है प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स बनेंगे तो उन एलिमेंट्स को हम नाम देंगे रेडियो आइसोटोप्स का। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है। लेट्स सपोज मेरे पास न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 0। जब स्टूडेंट स्टेबल न्यूक्लियाई पर मैं फॉल करूँगा तो स्टेबल न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 23। स्टूडेंट फिर क्या बनेगा, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा। तो इसके एटॉमिक मास में मैं ऐड करूँगा 24 बन जाएगा। ये 11 और ये 0, तो ये बन जाएगा 11। और साथ में गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी। तो ये जो न्यूक्लियाई होता है इसको हम नाम देते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई का, स्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई हमारे पास आया है प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम नाम देंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। और साथ ही स्टूडेंट ये रेडिएशंस इमिट हुई हैं। तो ये जो रेडिएशन है ये हमने आर्टिफिशियल प्रोड्यूस की हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि जनरेटेड बाय आर्टिफिशियली, बाय आर्टिफिशियली। तो स्टूडेंट इसको हम बाज़ औक़ात रेडियो आइसोटोप्स को नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। तो ये भी MCQs बन सकता है, आल्सो नाउन एज आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स, आल्सो known as artificial radioisotopes। तो स्टूडेंट ये था छोटी सी डिस्कशन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसके 3 यूजेस हैं। पहला ट्रेसर के तौर पे, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और थर्ड है कार्बन डेटिंग के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालेंगे ट्रेसर। तो ट्रेसर के पहले पैराग्राफ के अंदर एक डेफिनेशन दे रखी है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर होते क्या हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है स्टूडेंट कि स्टूडेंट वो केमिकल जो या वो कंपाउंड्स या वो केमिकल्स जो स्मॉल अमाउंट्स के अंदर रेडियो आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो उन केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम देंगे रेडियो एक्टिव ट्रेसर का। एक बार फिर सुन लें स्टूडेंट कि वो केमिकल कंपाउंड जो थोड़ी सी मिकदार में रेडियो आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो केमिकल कंपाउंड रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन इजी है, मैंने लिख रखी है। दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, दीज केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव ट्रेसर। मतलब ये है कि वो केमिकल कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट में रेडियो आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो केमिकल कंपाउंड्स रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहलाते हैं। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसर के 3 फील्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। पहली जो फील्ड है इंडस्ट्रीज फील्ड के अंदर हम ट्रेसर का यूज़ करते हैं, फिर मेडिसिन फील्ड के अंदर हम ट्रेसर का यूज़ करते हैं, और थर्ड है स्टूडेंट एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर हम ट्रेसर का यूज़ करते हैं। बारी बारी हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बुलेट बना के लिख रखा है। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सेम टू सेम यही लिखना है, ठीक है, आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे।
तो स्टूडेंट इस लाइन का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, चाहे वो चरिंद परिंद पौधे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाता है, मेटाबॉलिज्म के जरिए से होता है। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए हम ट्रेसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, iodine 131 can be used for monitoring of the thyroid function। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि थायराइड फंक्शन की मॉनिटरिंग के लिए हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो गले की डिजीज में मुब्तला होते हैं। डियर स्टूडेंट, गले के जो मरीज होते हैं या हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। जब हम आयोडीन 131 देते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या स्टोर कर लेगा। तो स्टोर करने से, थायराइड ग्लैंड के स्टोर करने से, तो उस डिजीज को हम इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्फोरस 32 कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। कि ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए फास्फोरस 32 का हम यूज करते हैं। इसका हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ पेशेंट्स में ब्रेन डिजीज होती है या ब्रेन ट्यूमर होती है। उर्दू में मैं आपको बता दूं कि दिमाग में रिसोलियाँ होती हैं। जब फास्फोरस 32 की रेडिएशंस उनके दिमाग से पास करवाई जाती हैं तो जो डैमेज पार्ट होगा, या आप ये कह दें कि जिस पार्ट में रिसोलियाँ होंगी, तो वो फास्फोरस 32 की रेडिएशन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेंगी। तो हम इजीली उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं उस पार्ट को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि बाज़ मशीनरी जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या उसके पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या आप ये कह दें कि उनके जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर लीकेज हो जाती है। अब फास्फोरस 32 की रेडिएशंस को पास करवाया जाता है। अब जो हिस्सा मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उस हिस्से को हम इंडिकेट कर लेंगे और उसको रिपेयर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप हेडिंग डालेंगे, एक और यूजेस होता है फास्फोरस 32 का, वो है हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में स्टूडेंट, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम फास्फोरस 32 का यूज़ करते हैं। तो जब पौधों को मैं फास्फोरस 32 दूंगा तो हम फास्फेट की मिकदार को चेक करते हैं कि पौधे ने फास्फेट कितनी एब्जॉर्ब की है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो आपने प्रॉपर लिखना, जगह नहीं थी मेरे पास। स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट। अब कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर द क्यूरिंग ऑफ द कैंसर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंसर सेल की क्यूरिंग के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, एक पेशेंट है और उस पेशेंट को कैंसर का डिजीज है। अब जिस पार्ट्स के अंदर जो कैंसर के सेल्स होंगे तो उस बॉडी पार्ट्स पर हम कोबाल्ट 60 की रेडिएशंस को फॉल करवाएंगे, और जो कोबाल्ट 60 की रेडिएशंस होंगी वो रेडिएशंस उन सेल्स को डैमेज कर देंगी, ख़त्म कर देंगी स्टूडेंट, या जला देंगी। तो जिसकी वजह से जो पार्ट होगा वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद जो कैंसर है वो नहीं फैलेगा। अल्लाह ताला बच्चों हम सबको इन बीमारियों से बचाए, आपको भी और मुझे भी। तो साइड इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइड इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट ये है एक साइंसदान और इसने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं। तो स्टूडेंट फर्टिलाइजर्स प्लस स्टूडेंट ये जो साइंटिस्ट है फर्टिलाइजर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कुछ मिकदार, सब मिकदार लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वांटिटी को आपस में मिला दिया। तो मिलाने के बाद इसने पौधों को दे दिया। तो बहुत सारे पौधे होंगे, यहाँ पे मैंने एक बना रखा है। तो ये फर्टिलाइजर और कुछ मिकदार रेडियो आइसोटॉप्स के मटेरियल की, तो ये इन पौधों को देगा।
फिर कुछ दिनों बाद ये जो साइंटिस्ट है, ये तो स्टूडेंट ये साइंटिस्ट अब रेडियो एक्टिव डिटेक्टर की मदद से ये चेक करेगा कि कौन से पौधे ने सबसे ज़्यादा रेडियो आइसोटोप्स को एब्जॉर्ब किया है। तो ये थी स्टूडेंट साइड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं डिस्कस करते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि डेटिंग होती क्या है। तो स्टूडेंट डेटिंग होती ये है कि किसी भी चीज़ की एज को मेजर करना डेटिंग कहलाता है। अब डेटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल की एज मालूम करना और दूसरा होता है स्टूडेंट रॉक्स की एज मालूम करना। तो अगर स्टूडेंट हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल की एज मालूम कर रहे हैं तो वो मेथड होगा कार्बन डेटिंग। अगर रॉक्स की एज फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो पोटाशियम के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं और यूरेनियम मेथड की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉसिल की डेटिंग करते हैं तो वो कार्बन डेटिंग कहलाता है। लेट्स सपोज ये है एक सूरज। अब इस सूरज से कॉस्मिक रेडिएशंस इमिट हो रही है तो एटमॉस्फेयर के अंदर एटम्स होंगे। जब ये कॉस्मिक रेडिएशन उन एटमों के साथ टकराएगी तो नतीजे में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। जब ये न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मैं रिएक्शन आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये है नाइट्रोजन, सॉरी ये है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 0 होता है। जब स्टूडेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास नंबर 14 होता है। जब न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजे में स्टूडेंट होता ही है कार्बन, कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर बनेगा और यहाँ से एक प्रोटॉन जो होगा वो इमिट होगा। ठीक है, प्रोटॉन इमिट होगा और एटॉमिक मास नंबर 14 होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस अब ये कन्वर्ट हो गई है कार्बन 14 में। ठीक है, अब स्टूडेंट कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 जो अभी हमने प्रोड्यूस किया। ये जो कार्बन 14 होता है स्टूडेंट ये होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है ये। और ये कार्बन 12 जो होगा ये होता है स्टूडेंट स्टेबल हालत के अंदर होता है। जो स्टेबल हालत में होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते, रेडिएशंस को इमिट नहीं करेंगे, जबकि ये बच्चों रेडिएशंस को इमिट करेगा। अब स्टूडेंट होता ये है कि ये जो कार्बन है, कार्बन 14, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन 14 या मैं सिंपली लिख रहा हूँ ये वाला कार्बन, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CO2। जब स्टूडेंट ये CO2 ये पौधा गेन करेगा तो ये पौधा एक रेडियो एक्टिव के तौर पे बिहेव करेगा, तो इस पौधे के अंदर रेडिएशंस इमिट होना शुरू हो जाएंगी। अब स्टूडेंट ये जो रेडियो एक्टिव पौधा है, ये जो जानवर है, ठीक है, ये जानवर इस पौधे को खाएगा तो यह भी रेडियो एक्टिव बन जाएगा। बिल्कुल सर। जब स्टूडेंट ये जो जानवर है मर जाएगा तो इसके फॉसल से डिके होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है जो कार्बन इसने अपने अंदर इनहेल किया था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब स्टूडेंट ये जानवर मरेगा तो इसके फॉसल्स से रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएंगी या डिके होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कार्बन 14 स्टूडेंट इनहेल की थी तो ये डिके होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ये है असल कहानी। तो आपकी बुक ने स्टूडेंट एग्जाम्पल दे रखी है एक पौधे की, तो लेट्स सपोज ये है पौधा, तो ये है पौधा, बना देता हूँ अच्छे से। फिर कहेंगे सर जी आप अच्छे से डायग्राम बनाते नहीं हैं। तो ये है फॉसल फ्यूल्स इस पौधे का। जब स्टूडेंट ये गलेगा सड़ेगा तो इसके अंदर जो कार्बन इसने एब्जॉर्ब की थी कार्बन 14, तो ये भी बच्चों कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन में। ठीक है, डिके होना शुरू हो जाएगा ना, जैसे ये डिके हुआ था जानवर, तो ये भी डिके होना शुरू हो जाएगा। तो डिके होने से होता ये है जो इसने अपने अंदर कार्बन को एब्जॉर्ब किया था, तो वो कार्बन अब नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, कार्बन 14 प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन 14 हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है स्मॉल अमाउंट के अंदर। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकेम द रेडियोएक्टिव। मतलब ये है कि प्लांट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वो रेडियोएक्टिव बन जाते हैं। व्हेन प्लांट्स डाई कार्बन 14 प्रेजेंट इट स्टार्ट डिके। मतलब ये है जब ये प्लांट्स कार्बन 14 को बच्चों अपने अंदर इनहेल करते हैं मरने के बाद, तो इस कार्बन 14 की डिके होना शुरू हो जाती है। अभी बताया कि ये जो कार्बन की डिके वापस बच्चों नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएगी। अब हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर। मतलब ये है स्टूडेंट कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो 5730 ईयर होती है। अब एज ऑफ डेथ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ लाइफ ट्री इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। जो जिंदा जानदारों ने मतलब कार्बन 14 को इनहेल करते हैं तो वो उसकी रेशो जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एक बार फिर सुन ले, जिन जिंदा जानदारों ने जो कार्बन 14 अपने अंदर इनहेल कर रखी होती है वो होती है कांस्टेंट। जब स्टूडेंट वो मर जाते हैं फिर वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो कांस्टेंट और जो उसके अंदर मतलब डिके होने के बाद जो बचती है, तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि वो जानदार कितने साल का था या कितने हज़ारों साल पहले वो मरा था। तो इसकी एज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, एज ऑफ, ये तो मैंने पढ़ा दिया। बाय मेजरिंग द एक्टिविटी इन एंशियंट। मतलब ये है कि अब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो इसको कंपेयर करने से स्टूडेंट कार्बन डेटिंग की मदद से हम इसकी एज का पता चला सकते हैं इस पौधे की। स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि लेट्स सपोज मेरे पास है एक रॉक्स जो मुझे मिली है, रॉक्स। अब उस रॉक्स के अंदर ये है रॉक्स, ये है स्टूडेंट अनस्टेबल हालत के अंदर। मैं लिख देता हूं अनस्टेबल हालत के अंदर मौजूद है। अब अनस्टेबल हालत में है तो इसके पास है पोटाशियम 14 की कुछ अमाउंट। जब स्टूडेंट ये डिके होगा, डिके होने से ये जो रॉक्स है स्टेबल हालत में चली जाएगी। स्टेबल हालत के अंदर चली गई तो ये हो जाएगा पोटाश से ये चेंज हो जाएगा आर्गॉन में। ठीक है, आर्गॉन 40 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और साथ बच्चों रेडिएशंस इमिट होंगी, रेडिएशंस इमिट होंगी। अब स्टूडेंट आर्गॉन 14 की जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है वो होती है 2.4 10 रेज पावर 8 ईयर्स। जब स्टूडेंट इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, पोटाशियम 14 और आर्गन 14 को कंपेयर करने से, तो हम एज मालूम कर सकते हैं रॉक्स की। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एक और एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि एक साइंसदान था जो कार्बन डेटिंग जिसने दी थी, तो इन 1949 सर विलार्ड एफ
लाइबी proposed this method proposed this method मतलब कार्बन डेटिंग का जो मेथड था वो 1949 में विलार्ड एफ लेवी ने प्रपोज किया। तो स्टूडेंट ये थी आज की खूबसूरत सी डिस्कशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी लिंक शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।